गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्टैटिस्टिक्स की इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अपनी पिछली क्लास में मैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की चर्चा कर रही थी और मैंने उसकी एक एप्लीकेशन के बारे में बात की थी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की एक एप्लीकेशन ये है कि हम किसी भी दो प्राप्तांकों के बीच में कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं, किसी प्राप्तांक से ऊपर कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं या किसी एक प्राप्तांक से नीचे कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं, ये इसकी जानकारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के आधार पर की जा सकती है। तो कल हम लोगों ने यह देखा था कि किस प्रकार से किन्हीं दो प्राप्तांकों के बीच कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं, उस आवृत्ति के प्रतिशत की गणना हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें यह जानना हो कि किसी विशेष प्राप्तांक से नीचे कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं या किसी विशेष प्राप्तांक से ऊपर कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं, तो उसकी गणना हम किस तरह से करेंगे। मान लेते हैं कल वाले उदाहरण को ही लेकर के हम लोग चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा प्रदत्त है जिसका मध्यमान 60 और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है। हमको यह जानना है कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको 45 से कम अंक मिले हैं। कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको 45 से कम अंक मिले हैं, मतलब वो लोगों का प्रतिशत कितना है जिनको बिलो 75 मिला है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, वो उन लोगों का प्रतिशत कितना है जिनको अबव 75 मिला है या अबव 70 मिला है। हमें यह जानना है, एक समूह है हमारे पास जिसका मध्यमान 60 है और मानक विचलन 10 है। मानक विचलन 15 है। हम यह जानना चाहते हैं कि इस समूह में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको 45 से कम अंक मिला है और कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको 70 से अधिक अंक मिला है। बात अपने पहले प्रश्न बिलो 45 कितने लोगों को मिला है, ये हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि कल की अपनी क्लास में मैंने चर्चा की थी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 45 के जेड स्कोर की गणना करेंगे कि 45 का जेड स्कोर कितना है। तो 45 का जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू 45 माइनस 60 अपॉन 15। तो ये हुआ 15 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ z कितना है, z है 1 सिग्मा यूनिट। अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था कि अब हम इस z को इसके करस्पॉन्डिंग क्षेत्रफल में परिवर्तित करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अब फिर से अपनी सांख्यिकी की किताब उठाएंगे और उसके पीछे के इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के टेबल की सहायता लेंगे। हमारे यहाँ z कितना है, 1 सिग्मा यूनिट। अब 1 सिग्मा यूनिट का करस्पॉन्डिंग क्षेत्रफल कितना है ये देख लेते हैं। आप देखिए, इसमें 1 का मूल्य यहाँ है और 1 का करस्पॉन्डिंग क्षेत्रफल कितना है, 0.3413। इसका क्षेत्रफल है 0.3413। आपको याद होगा कल भी मैंने बताया था कि ये चूँकि हज़ार में है तो हम इसको गुणे 100 करके प्रतिशत में बदलेंगे। तो ये कितना हुआ, 34.13%। अब बात समझिए, ये 34.13 क्या है। ये 34.13, क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं ये नीचे की चीज़ें रब कर लेती हूँ। अभी हमें क्या मिला है, 1 सिग्मा का करस्पॉन्डिंग एरिया कितना है, 34.13। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एरिया है 1 सिग्मा का। हमें ये जो 34.13 मिला है, ये क्या मिला है, मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ। ये
मध्यमान का बिंदु, मध्यमान हमारा 60 है, ठीक है। 45 का अंक मध्यमान से 1 सिग्मा यूनिट नीचे है। अभी आपने देखा हम लोगों ने क्या किया, z इज इक्वल टू 45 माइनस 60 अपॉन 15, तो ये हुआ -15/15 इज इक्वल टू -1। z कितना है, z -1 सिग्मा यूनिट है। मतलब ये जो 45 का प्राप्तांक है, ये प्राप्तांक कहाँ पाया जा रहा है, मध्यमान से 1 सिग्मा यूनिट नीचे। ये 45 का प्राप्तांक कहाँ पाया जा रहा है, मध्यमान से 1 सिग्मा यूनिट नीचे, क्योंकि यहाँ z है -1, ठीक है। और इस z का करस्पॉन्डिंग एरिया कितना है, 34.13%। तो ये 34.13% लोग मध्यमान और 1 सिग्मा यूनिट के बीच में पाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कल की अपनी क्लास में मैंने ये बात कही थी, बहुत ध्यान देने की जो बात है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में रेफरेंस का बिंदु हमेशा मध्यमान होता है। तो हम जब भी कोई गणना शुरू करते हैं तो वो गणना हम मध्यमान के सापेक्ष करते हैं। हमेशा कोई भी जब गणना हम करते हैं तो गणना हम मध्यमान के सापेक्ष करते हैं। तो यहाँ जो 45 का प्राप्तांक है, वो 45 का प्राप्तांक मध्यमान से 1 सिग्मा यूनिट नीचे है। तो मध्यमान और 1 सिग्मा यूनिट के बीच में कितने प्रतिशत आवृत्तियाँ पाई जा रही हैं, 34.13% आवृत्तियाँ पाई जा रही हैं। 45 का मध्यमान से 1 सिग्मा यूनिट नीचे है और 1 सिग्मा यूनिट का करस्पॉन्डिंग एरिया कितना होता है, 34.13 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मध्यमान और 1 सिग्मा यूनिट के बीच में 34.13% आवृत्तियाँ पाई जा रही हैं। हमारा प्रश्न क्या है, मध्यमान और 1 सिग्मा यूनिट के बीच में 34.13% आवृत्तियाँ पाई जा रही हैं। हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न ये है कितने प्रतिशत लोग 45 से नीचे पाए जा रहे हैं। कितने प्रतिशत लोग हैं जिनका प्राप्तांक 45 से कम है। 45 से कम का क्षेत्रफल यानी हमको ये क्षेत्रफल पता करना है, ठीक है ना। हमारा प्रश्न है कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो 45 से नीचे पाए जा रहे हैं। तो 45 से नीचे का जो क्षेत्रफल है वो कौन सा क्षेत्रफल हुआ, ये क्षेत्रफल हुआ, ठीक। अब ये क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा अपनी पिछली क्लास में मैंने चर्चा भी की थी कि मध्यमान से 3 सिग्मा यूनिट के बीच में कितने प्रतिशत आवृत्तियाँ पाई जाती हैं, 50%। मध्यमान के नीचे 50% आवृत्तियाँ पाई जाती हैं और मध्यमान के ऊपर 50% आवृत्तियाँ पाई जाती हैं। मध्यमान के नीचे 50% आवृत्तियाँ पाई जाती हैं, मतलब ये जो पूरा एरिया है यहाँ 50% आवृत्तियाँ पाई जा रही हैं और ये जो एरिया है यहाँ 34.13% आवृत्तियाँ पाई जा रही हैं। इस एरिया में 50 की आवृत्तियाँ 50% हैं और इस एरिया की आवृत्तियाँ 34.13% हैं। तो इस एरिया की आवृत्ति हम कैसे निकालेंगे, 50 माइनस 34.13। तो 45 से नीचे कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं, 45 से नीचे 50 माइनस 34.13, इतने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं। मतलब 15.87% लोग। हमारा उत्तर क्या है, हमारा उत्तर है कि 45 से नीचे 15.87% लोग पाए जा रहे हैं। वो लोग जिनका प्राप्तांक 45 से नीचे है उनका प्रतिशत कितना है, 15.87। इसी प्रश्न को हम थोड़ा और बढ़ा दें, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो 45 से ऊपर पाए जा रहे हैं। अगर हमारा प्रश्न ये होता कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक 45 से ऊपर है, तब हम क्या करते, तब हम करते ये। अब हमको क्या एरिया पता करना है। अभी जब हम बात कर रहे थे कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे जिनको 45 से कम प्राप्तांक मिला है, तो हमको कौन से एरिया के बारे में पता करना था, इस एरिया के बारे में पता करना था। अब जब हम कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे जिनको 45 से ऊपर प्राप्तांक मिला है, तो हमको हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, हम लोग इस पूरे एरिया की बात कर रहे हैं।
हम लोग इस पूरे एरिया की बात कर रहे हैं। मतलब अब हमको इस बिंदु से लेकर के और आखिरी तक कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं ये पता करना है। ये कैसे पता करेंगे? ठीक वही बात, हमको पता है कि मध्यमान से ऊपर 50% आवृत्तियाँ पाई जाती हैं। मतलब मध्यमान से ऊपर का ये जो क्षेत्र एरिया है ये कितना है? ये 50% है। ठीक है, हमको पता है कि 45 का प्राप्तांक कहाँ है? 45 का प्राप्तांक मध्यमान से 1 सिग्मा यूनिट नीचे है और मध्यमान और 1 सिग्मा यूनिट के बीच 34.13% लोग पाए जाते हैं। तो मध्यमान के ऊपर मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने लोग पाए जाएंगे? ये प्लस ये पूरा एरिया प्लस ये एरिया, ये पूरा एरिया हमको पहले ही से पता है 50% है। तो अब हम क्या करेंगे? हमको अगर उल्टा पता करना हो कि 45 से ऊपर कितने लोग हैं तो हम क्या करेंगे? हम 50 प्लस 34.13 कर देंगे। हम क्या करेंगे? हम 50 प्लस 34.13 कर देंगे। ये अब कितना हुआ? ये हुआ 84.13। मतलब 45 से ऊपर कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं? 45 से ऊपर 84.13% लोग पाए जा रहे हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ठीक इसी तरह से हम जब कह रहे हैं कि 70 से ऊपर कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक 70 से अधिक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम z निकालेंगे। 70 माइनस 60 अपॉन 15। ठीक है, 10/15 आया इसका z। 10/15 का मतलब है 1/1.5। ये हुआ 0.66। अब वापस देखिए आपकी किताब में 0.66 का करस्पॉन्डिंग एरिया कितना है? 0.66 का करस्पॉन्डिंग एरिया है 24.54। तो एरिया है 24.54। अब ये मान लेते हैं मध्यमान है। ठीक है, z हमारा 0.66 सिग्मा यूनिट, 0.66 सिग्मा यूनिट ऊपर है मध्यमान से। हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है ये वाला प्रतिशत, कितने प्रतिशत लोग हैं जिनको 70 से ऊपर प्राप्तांक मिले हैं। ठीक है, हमको ये एरिया पता करना। अब आप देखिए हमें क्या पता चला? मध्यमान और 0.66 सिग्मा यूनिट के बीच का एरिया कितना है? ये जो एरिया है ये कितना है? ये है आपका 24.54 ये एरिया, और ये जो एरिया है ये एरिया है 50। तो इस एरिया का ये एरिया है इसमें कितने प्रतिशत आवृत्तियाँ पाई जा रही हैं? सीधे सीधे आप 50 में से घटा दीजिए। 50 माइनस 24.54 ये हुआ आपका ठीक है ना। ये एरिया हुआ 25.46। हमने क्या किया? हमने पहले 70 का z निकाला, उस z को एरिया में बदला, फिर उस एरिया को 50 में से घटा दिया, तो हमको इस एरिया का प्रतिशत आवृत्तियाँ पता चल गई। तो ये तरीका है यह जानने का किसी भी प्राप्तांक के ऊपर, किसी भी प्राप्तांक के नीचे या किन्हीं दो प्राप्तांकों के बीच में कितने प्रतिशत आवृत्तियाँ पाई जा रही हैं।
ये पहला अनुप्रयोग है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का। इसका दूसरा अनुप्रयोग क्या होता है? ठीक उल्टी बात। चौबीस दशमलव 45 का क्षेत्रफल किस प्राप्तांक से ऊपर पाया जा रहा है, या 24.45 का क्षेत्रफल किस प्राप्तांक से नीचे पाया जा रहा है। अभी हम क्या कर रहे थे, हमें प्राप्तांक पता होता था, हम प्रतिशत आवृत्तियां या क्षेत्रफल पता कर रहे होते थे। अब हमें प्रतिशत आवृत्तियां या क्षेत्रफल पता है और हमको वो प्राप्तांक पता करना है। अब हमको ये पता है, हमको ये प्राप्तांक पता करना है। ये हम कैसे करेंगे? जैसे एक उदाहरण से बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो एक सैंपल है, उस सैंपल का मध्यमान 50 है और मानक विचलन 10 है। ठीक है, हमको यह जानना है कि बीज का 75% क्षेत्रफल किन दो प्राप्तांकों के बीच पाया जा रहा है, या बीज का 60% क्षेत्रफल, बीज का 60% क्षेत्रफल किन दो प्राप्तांकों के बीच पाया जा रहा है। हमारा प्रश्न ये है। हमारा प्रश्न है कि बीज का 60% क्षेत्रफल किन दो प्राप्तांकों के बीच में पाया जा रहा है। तो बीज का 60% का मतलब क्या है? बीज का 60% का मतलब ये है कि 30% मध्यमान से नीचे और 30% मध्यमान से ऊपर। बिल्कुल ठीक बीज का अगर हमको चाहिए तो क्या बीज कहाँ से हमें मिलेगा? मध्यमान से 30% नीचे और मध्यमान से 30% ऊपर। तो मध्यमान से 30% ऊपर और मध्यमान से 30% नीचे का ये जो प्राप्तांक है, मान लेते हैं हमको पता करना है कि ये प्राप्तांक क्या है। इन दोनों क्षेत्रफलों को ये बीज के क्षेत्रफल को डिवाइड करने वाले ये दो प्राप्तांक कौन से हैं। तो ये एरिया कितना हुआ? ये एरिया हुआ 30% और ये एरिया हुआ 30%। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम पहले z निकालते थे, उस z का जो सिग्मा यूनिट आता था उस सिग्मा यूनिट को हम एरिया में बदलते थे। अब क्या है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एरिया है। तो हम पहले क्या करें, हम इस एरिया को z में परिवर्तित करें। एरिया 30% मध्यमान से नीचे और 30% मध्यमान के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखें कि 30% क्षेत्रफल का करस्पॉन्डिंग z कितना पाया जा रहा है। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम ये z देखते थे और उसके सामने का करस्पॉन्डिंग एरिया में उस z को परिवर्तित करते थे। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये करस्पॉन्डिंग एरिया है और इस करस्पॉन्डिंग एरिया को हमको इस z में परिवर्तित करना है। अब हमारे पास करस्पॉन्डिंग एरिया, इसको हमको z में परिवर्तित करना है और हमको क्या देखना है, 30% का z कितना पाया जा रहा है, हमको ये देखना है। अब आप देखिए, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। आप देखिए इसमें कहीं भी एग्जैक्टली 30 नहीं है, कहीं भी एग्जैक्टली 30 नहीं है। ये प्राप्तांक है 0.2367, उसके बाद है 0.2985 और उसके बाद अगला है 0.3023, 0.2985 और उसके बाद 0.3023, मतलब 29.85 और उसके बाद अगला है 30.23। हमको कितना चाहिए, हमको 30% चाहिए। इसमें कहीं 30% नहीं दिया हुआ है, 29.85% है और 30.23% है। हम क्या करें, हम करें ये कि इन दोनों में से जो 30 के सबसे ज़्यादा नज़दीक हो उसी का करस्पॉन्डिंग z ले लें। तो ज़्यादा नज़दीक कौन सा है, ज़्यादा नज़दीक है 29.85। ये
1.5 यूनिट दूर है और 30.23 यूनिट दूर है। तो हम क्या करें, हम 29.85 का जो करस्पॉन्डिंग z है उसको ले लें। 29.85 का z है 0.84, ये है 0.84, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, हमको यहाँ एग्जैक्टली चाहिए क्या, हमको यहाँ x चाहिए, हमको यहाँ x चाहिए। अभी तक क्या होता था, हमारे पास ये x होता था और हमको एरिया पता करना होता था। अब क्या है, अब हमारे पास एरिया है और हमको x पता करना है, ठीक है। हमारे पास एरिया है और हमको x पता करना है। उल्टा चलेंगे, ठीक। हम चलते थे z इज इक्वल टू x माइनस m अपॉन एस डी, और ये जो z आता था इसका करस्पॉन्डिंग एरिया हम लोग निकाल लेते थे, ठीक है। अब हमारे पास एरिया है, अब हम क्या करेंगे, हम पहले इसका करस्पॉन्डिंग z निकालेंगे, ठीक। तो z कितना हमें मिला, हमें z मिला 0.84, z इज इक्वल टू कितना है 0.84 सिग्मा यूनिट। अब इस सूत्र में रखिए 0.84 इज इक्वल टू x माइनस 50/10, ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू क्या हुआ 0.84 गुणे 10, ये 10 यहाँ गया 0.84 गुणे 10, और ये 50 जब इधर गया तो क्या हुआ, ये माइनस का प्लस हो गया। ये जब 50 इधर गया तो ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस 50, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना हुआ 0.84 गुणे 10 मतलब 8.4 प्लस 50, तो ये हुआ 58.4। वो प्राप्तांक हुआ जो मध्यमान से 0.84 सिग्मा यूनिट ऊपर है। 58.4 वह प्राप्तांक जो मध्यमान से 0.84 सिग्मा यूनिट ऊपर है। दूसरा वो प्राप्तांक हमको चाहिए जो मध्यमान से 0.84 सिग्मा यूनिट नीचे हो, ठीक है। 30% एरिया मध्यमान से नीचे और 30% एरिया मध्यमान से ऊपर। 0.84 सिग्मा यूनिट मध्यमान से ऊपर का प्राप्तांक कितना है 58.4, और मध्यमान से नीचे 0.84 सिग्मा यूनिट का प्राप्तांक कितना होगा, ये x इज इक्वल टू होगा 50 माइनस 8.4, 50 माइनस 8.4, तो ये हुआ 0.6 41.6, मतलब बीच की 60% आवृत्तियाँ 41, बीच की जो 60% आवृत्तियाँ हैं वो 41.6 और 58.4 इन दो प्राप्तांकों के बीच पाई जा रही हैं। बीच की 60% आवृत्तियाँ 41.6 और 58.4 इन दो प्राप्तांकों के बीच में पाई जा रही है। मतलब ये जो कट ऑफ है ये इसका मूल्य कितना है 41.6, और ये जो कट ऑफ है इसका मूल्य है 58.4। एक बहुत जल्दी से एक समरी करते हैं इसकी। प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था
कि बीच का 60% प्राप्तांक बीच की 60% आवृत्तियाँ किन दो प्राप्तांकों के बीच में पाई जा रही हैं। हम जब कह रहे हैं बीच की 60%, तो कहाँ से चलेंगे? मध्यमान से चलेंगे। मध्यमान से 30% नीचे और मध्यमान से 30% ऊपर। हमने सबसे पहले क्या किया? हमने इस 30% को Z स्कोर में परिवर्तित किया। ये Z कितना आया? 0.84 आया। मतलब बीच का 60% जो एरिया है उसमें वो मध्यमान से -0.84 सिग्मा नीचे और प्लस 0.84 सिग्मा ऊपर तक फैला हुआ है। बीच की 60% आवृत्तियाँ मध्यमान से 0.84 सिग्मा यूनिट नीचे और 0.84 सिग्मा यूनिट ऊपर तक फैली हुई हैं। मध्यमान से 0.84 सिग्मा यूनिट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम मध्यमान में से इसको घटाएंगे और यहाँ मध्यमान में इसको जोड़ेंगे। तो पहले जो 0.84 सिग्मा यूनिट का मतलब है कि हम इसको पहले स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करें। तो पहले हमने क्या किया? हमने 0.84 गुणे 10 किया। 0.84 गुणे 10 किया तो ये हमको मिला 8.4। अब 8.4 मध्यमान से नीचे, मतलब 50 में से 8.4 घटा दें, और 8.4 मध्यमान से ऊपर, मतलब मध्यमान में 8.4 जोड़ दें। तो ये कितना आया? ये आया 41.6 और 58.4। तो बीच की 60% आवृत्तियाँ किन दो प्राप्तांकों के बीच में है? 41.6 और 58.4 के प्राप्तांकों के बीच में है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित। अब हमारा अगला प्रश्न ये है कि वो कौन सा प्राप्तांक है जो नीचे के 40% आवृत्तियों को ऊपर की 60% आवृत्तियों से अलग कर रहा है। वह प्राप्तांक जो हाईएस्ट 60% को लोएस्ट 40% से अलग कर रहा है। हाईएस्ट 60% कहाँ से हम शुरू करेंगे? हाईएस्ट 60% का मतलब हम यहाँ से चलें, ये आपका 50% हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए कितना? हमको चाहिए हाईएस्ट 60%। तो हम 10% और यहाँ बढ़ेंगे, हम 10% और यहाँ बढ़ेंगे, ठीक है। ये तो 50% है ही, हमको पता ही है। ये 3 सिग्मा यूनिट है ही, हमको पता है ही, ठीक है। हमको ये 10%, ये जो 10% आ रहा, अब ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 60% है। हमको ये अंक पता करना है, ये वो अंक पता करना है, क्योंकि यही वो अंक है जो इस 60% को इस 40% से अलग कर रहा है। ये अंक कितना है? ये प्राप्तांक कितना है? कहाँ से बात शुरू करेंगे? बात शुरू करेंगे, ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है? ये एरिया 10% है। ये एरिया कितना है? ये 10% है। तो सबसे पहले हम इस 10% को सिग्मा यूनिट में बदलें। 10% को हम जब सिग्मा यूनिट में बदल रहे हैं तो ये आ रहा है आपका 0.23। 10% का सिग्मा यूनिट आ रहा है 0.23, ठीक है। मतलब ऊपर के 60% को नीचे के 40% में डिवाइड करने वाला, अलग करने वाला जो प्राप्तांक है वो मध्यमान से 0.23 सिग्मा यूनिट नीचे है, कम है। कम क्यों है? क्योंकि हम जब 10% इधर बढ़े तो हम मध्यमान से नीचे की तरफ बढ़ गए। ये एरिया मध्यमान से ऊपर का है, ये एरिया मध्यमान से नीचे का है। ये एरिया पूरा 50% है, हमको चाहिए 60%, तो हम मध्यमान से 10% नीचे जा रहे हैं। तो वह प्राप्तांक जो ऊपर के 60% को नीचे के 40% से अलग कर रहा है, वो प्राप्तांक मध्यमान से 0.23 सिग्मा यूनिट कम है। तो अब ये प्राप्तांक या x कितना है, ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम इस सिग्मा यूनिट को
स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करें, 0.23 इंटू 10 इज इक्वल टू 2.3। अब हमको x निकालना है। x हम कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि हमारा ये जो प्राप्तांक है ये मध्यमान से नीचे का है, तो हम क्या करेंगे, इसको मध्यमान में से घटा देंगे। 50 माइनस 2.3 मतलब 47.7 वो प्राप्तांक है। 47.7 वो प्राप्तांक है जो नीचे के 40% को ऊपर के 60% से अलग कर रहा है। इसी प्रश्न को थोड़ा उल्टा कर देते हैं। अब हमारा प्रश्न यह है, कि वो कौन सा प्राप्तांक है जो नीचे के 60% को ऊपर के 40% से अलग कर रहा है। अभी हमने क्या किया था, हमने ऊपर के 60% और नीचे के 40% को अलग करने वाले प्राप्तांक की चर्चा की थी। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वो कौन सा प्राप्तांक है जो ऊपर नीचे के 60% को ऊपर के 40% से अलग कर रहा है। कुछ नहीं है, एग्जैक्टली वही चीज़ है, बस लास्ट में हम, चूँकि हमको पता है कि ये जो हम जिस सिग्मा यूनिट की बात कर रहे हैं वो सिग्मा यूनिट मध्यमान से ऊपर कहीं पाया जा रहा है, ये जो z है ये मध्यमान से ऊपर कहीं पाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, x निकालने के लिए m प्लस z कर देंगे। x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m प्लस z कर देंगे, तो हमारा x निकल जाएगा। ये है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की दूसरी एप्लीकेशन। यहाँ हमने देखा कि किस तरह से एरिया को हम x में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला अनुप्रयोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का, किसी बड़े समूह को अगर हमको छोटे छोटे कुछ उप समूहों में विभाजित करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे हम मान लीजिए हमारे पास 100 लोगों का एक समूह है और उन 100 लोगों के समूह को हमको 4 उप समूहों में बांटना है। 100 लोगों के समूह को हमको 4 उप समूह में बांटना है, उनके प्राप्तांकों के आधार पर। उनके प्राप्तांकों के आधार पर हमको 4 इक्वल समूहों में बांटना है। प्राप्तांक के आधार पर 4 इक्वल समूह, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के आधार पर 4 बराबर उप समूह की बात मैं नहीं कर रही थी। 100 लोगों का समूह है, उसको 4 बराबर उप समूहों में बांटना है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से हम 25 का 4 उप समूह बना दें। मैं एकदम अलग बात कर रही हूँ। मैं बात ये कर रही हूँ कि किसी बड़े समूह को उनके प्राप्तांकों के आधार पर 4 इक्वल ग्रुप्स में बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे। चार इक्वल ग्रुप्स का मतलब क्या है, पूरा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व 6 सिग्मा यूनिट्स से बना होता है। पूरा प्रकृत प्रायिकता वक्र 6 सिग्मा यूनिट्स का बना होता है। हमको इस 6 सिग्मा यूनिट को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। 4 बराबर भागों में हमको इसको विभाजित करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, मतलब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड किए तो कितना हुआ, 1.5 सिग्मा यूनिट। मतलब प्रत्येक जो समूह है वो समूह 1.5 सिग्मा यूनिट्स का बना हुआ है। प्रत्येक समूह 1.5 सिग्मा यूनिट का बना हुआ है। अब इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में हम कैसे 4 भाग में विभाजित करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से नहीं शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही हम लोग ने बात की है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मध्यमान है। तो हर भाग 1.5 सिग्मा यूनिट का बना हुआ है, तो बीच वाले भाग में क्या होगा, बीच वाला भाग आधा इधर और आधा इधर पाया जाएगा। मतलब 0.75 सिग्मा यूनिट मध्यमान से नीचे और 0.75 सिग्मा यूनिट मध्यमान के ऊपर पाया जाएगा, और उसके बाद बाकी मध्यमान इस पहले के नीचे 1.5 सिग्मा यूनिट का उसमें फैलाव या बिखराव होगा।
हम जब यहाँ 4 बराबर भाग कह रहे हैं तो पूरे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को 4 बराबर भागों में बांटना है, मतलब 2 भाग मध्यमान के नीचे होगा और 2 भाग मध्यमान के ऊपर होगा। 2 भाग मध्यमान के नीचे और 2 भाग मध्यमान के ऊपर, मतलब यहाँ से हम शुरू करेंगे 1.5 सिग्मा यूनिट और ये 1.5 सिग्मा यूनिट, इसी तरह से 1.5 सिग्मा यूनिट और 1.5 सिग्मा यूनिट। इस प्रकार से हमें 4 समूह मिले। इस प्रकार से हमें ये जो 4 समूह मिले A, B, C और D, हर समूह 1.5 सिग्मा यूनिट का बना हुआ है। अब मान लीजिए हमको इसको 5 बराबर भागों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे? 4 बराबर भागों में बांटना था तो क्या हुआ, 2 मध्यमान के नीचे और 2 मध्यमान के ऊपर। अब अगर 5 बराबर भागों में बांटना है तब क्या करेंगे? 5 बराबर भागों में बांटना है, मतलब 6 सिग्मा डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1.2 सिग्मा। ठीक है, 5 बराबर भाग। तो जो बीच वाला है, मतलब यहाँ A, B, C, D और E, ये 5 समूह हुए। जिसमें हम अपने पूरे के पूरी आवृत्तियों को बांट रहे हैं। ये जो C समूह है जो बीच में पाया जा रहा है, हर समूह में हर समूह की दूरी एक दूसरे समूह से कितनी है? 1.5 सिग्मा यूनिट की है। जो बीच वाला समूह है वो 0.6 सिग्मा यूनिट मध्यमान के नीचे और 0.6 सिग्मा यूनिट ही मध्यमान के ऊपर पाया जाएगा। ये 0.6 और 0.6, उसके बाद ये बीच का समूह है। इसके बाद जो दूसरा समूह है वो समूह यहाँ से 1.2 सिग्मा यूनिट की दूरी पर, यहाँ से 1.2 सिग्मा यूनिट, और ये तीसरा समूह यहाँ से 1.2 सिग्मा यूनिट। ठीक इसी तरह से ये 1.2 और ये 1.2 सिग्मा यूनिट की दूरी। ठीक है, अब ये हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। ये बीच का हिस्सा है जो मध्यमान से 1.6 सिग्मा यूनिट एक तरफ, 1.6 सिग्मा यूनिट एक तरफ, मतलब ये जो पूरा एरिया है ये कितना है? ये 1.2 सिग्मा यूनिट का है। फिर एक मध्यमान से इसके नीचे 1.2 सिग्मा यूनिट और फिर ये इसके नीचे 1.2 सिग्मा यूनिट। अब ये 1.2 सिग्मा यूनिट का मतलब क्या हुआ? ये 0.6 है और ये 0.6 है। अब इस 0.6 के बाद 1.2 सिग्मा यूनिट, यानी ये जो कट का पॉइंट है ये कितना सिग्मा यूनिट दूर हुआ मध्यमान से? ये बिंदु यहाँ से 1.2 सिग्मा यूनिट दूर है, ये बिंदु यहाँ से 1.2 सिग्मा यूनिट दूर है। यहाँ से ये कितने सिग्मा यूनिट दूर हुआ? ये जो दूरी है ये कितनी है? 0.6 है, ये 1.2 है, तो ये दूरी पूरी कितनी हुई? 1.2 प्लस 0.6 मतलब 1.8 सिग्मा यूनिट की दूरी मध्यमान से। इसी तरह फिर ये जो दूरी है ये 1.2 है, तो अब ये पूरी दूरी कितनी हुई? 1.2 प्लस 0.8, 3.0 सिग्मा यूनिट। ठीक है, अब हमको मान लीजिए, अब हमको पता ये करना है कि किसी भी समूह में लोगों का प्रतिशत कितना है, किसी भी समूह में कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं। हमको पता क्या करना है कि हर समूह में कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं। हमारे पास 5 समूह है, A, B, C और D। हम मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। ये 5 समूह है हमारे पास।
ए का प्रसार कहाँ से कहाँ तक है? ए का प्रसार 3 सिग्मा से लेकर के और 1.8 सिग्मा तक है। ए का प्रसार 3 सिग्मा से लेकर के 1.8 सिग्मा तक है। बी का प्रसार कहाँ से कहाँ तक है? ये माइनस में है, माइनस। बी का प्रसार कहाँ से कहाँ तक है? बी का प्रसार -1.8 सिग्मा से लेकर के -0.6 सिग्मा तक है। सी का प्रसार कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मतलब सी का प्रसार है -0.6 सिग्मा से लेकर के +0.6 सिग्मा तक। डी का प्रसार कहाँ से कहाँ तक है? +0.6 सिग्मा से लेकर के, इसका प्रसार कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये बिंदु कितना है? ये है 0.6 + 1.2 मतलब 1.8 से 1.8 सिग्मा तक। और इसी तरह ई का प्रसार कहाँ से कहाँ तक है? 1.8 सिग्मा से लेकर के 3 सिग्मा तक। 1.8 सिग्मा से लेकर के और 3 सिग्मा तक ये ई का प्रसार है। अब हमको क्या जानना है? हमको जानना है कि हर समूह में कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे गणना करेंगे? हमको ये तो पता चल गया कि समूह ए का प्रसार 3 सिग्मा से लेकर के और 1.8 सिग्मा तक है। समूह बी का प्रसार 1.8 सिग्मा से लेकर के 0.6 सिग्मा तक है, मध्यमान के नीचे। समूह सी का प्रसार -0.6 सिग्मा से लेकर +0.6 सिग्मा तक है। डी का प्रसार +0.6 सिग्मा से लेकर +1.8 सिग्मा तक है। और ई का प्रसार +1.8 सिग्मा से लेकर के +3 सिग्मा तक है प्रसार। कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं ये हम कैसे जानेंगे? सबसे पहले हम क्या करें? हम इन सारे बिंदुओं को Z में चेंज करें। 0.6 का करस्पॉन्डिंग एरिया में चेंज करें। 0.6 का करस्पॉन्डिंग एरिया, 1.8 का करस्पॉन्डिंग एरिया और 3 का करस्पॉन्डिंग एरिया। 0.6 सिग्मा का करस्पॉन्डिंग एरिया, 1.8 सिग्मा का करस्पॉन्डिंग एरिया और 3.0 सिग्मा का करस्पॉन्डिंग एरिया। ये एरिया कितना है पहले तो हम ये जान लें। तो 0.6 का करस्पॉन्डिंग एरिया है 22.57। 22.57। 1.8 सिग्मा का करस्पॉन्डिंग एरिया है 46.41 और 3.0 का है 49.87। अब थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये है हमारा ग्रुप ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। ठीक है, ये जो दो बिंदु हैं एक किनके बीच है? -3.0 सिग्मा और -1.8 सिग्मा। ये बिंदु है -0.6 सिग्मा, ये बिंदु है -0.6 सिग्मा, ये +0.6 सिग्मा, ये है +1.8 सिग्मा और ये है +3.0 सिग्मा। मध्यमान यहाँ पाया जा रहा है। मध्यमान और 0.6 के बीच का ये जो एरिया है ये कितना प्रतिशत है? 22.57%। तो मध्यमान और 6 सिग्मा के बीच का जो एरिया है ये है 22.57%। और समूह सी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? 0.6 से 0.6 तक। तो इस समूह सी में कुल कितने प्रतिशत लोग होंगे? मध्यमान से नीचे 0.6 तक 22.57
और मध्यमान से ऊपर +0.6 तक, 6 के बीच 22.57, तो सी में टोटल इतने प्रतिशत लोग पाए जाएंगे। दोनों को हम टोटल कर देंगे तो ये समूह सी में पाए जाने वाले लोगों का प्रतिशत होगा। मतलब 45.14% लोग ऐसे हैं जो यहाँ से यहाँ तक पाए जा रहे हैं। अब हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है समूह बी में कितने प्रतिशत लोग पाए जा रहे हैं, मतलब ये एरिया कितना है। ठीक है, कैसे निकलेगा? हमको ये एरिया पता करना है, ये एरिया कितना है, ये कैसे निकलेगा? हमको ये एरिया पता है, ये एरिया 22.57 है। हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी एरिया पता है, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया पता है, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया पता है, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया पता करना है। तो करना क्या है? इसमें से इसको आप घटा दीजिए। मतलब समूह बी में कितने प्रतिशत लोग हैं? समूह बी में हैं 46.41 माइनस 22.57% लोग। इसी तरह से समूह ए में कितने प्रतिशत लोग हैं? ये पूरा 50% है, हम लोग जान ही रहे हैं, या 49.87 है, हम लोग जान ही रहे हैं। तो 49.87 में से 46.41 घटा दें। ये हमको पता है, ये हमको पता है, ये हमको पता करना है। तो क्या करें? 49.87 में से 46.41 हम घटा दें। ये इतना प्रतिशत उन लोगों का है जो समूह ए में पाए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इधर भी चलेंगे। हमको ये इतना पता है 0.6, 22.57 इसका एरिया है। हमको ये इतना पता है 46.41 ये इतना एरिया है। तो इसमें से ये हम घटा देंगे, हमको ये मिल जाएगा। इसी तरह से इसमें हम इसको घटा देंगे, हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जब हमको पता करना, जब हमको किसी बड़े समूह को छोटे छोटे उपसमूहों में तोड़ना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमको जितने उपसमूह चाहिए, हम 6 सिग्मा से उन उपसमूहों की संख्या को 6 सिग्मा को उन उपसमूहों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। फिर जो रिजल्टेंट आता है उस रिजल्टेंट को इक्वली डिवाइड कर देते हैं हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर। फिर उसके बाद उसका जो सिग्मा बिंदु हमें मिलता है उस सिग्मा बिंदु को एरिया में चेंज करके और फिर प्रतिशत की गणना कर लेते हैं। तो उम्मीद है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।